नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा दिन है 35वां, लेकिन यहाँ पर 10वीं कक्षा में 35 और 36 ये दोनों दिनों के लिए कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इसका विभाजन मैंने किया है, इसको 2 हिस्से में बांट दिया है, तो आधा हिस्सा हम आज देखने वाले हैं। लेकिन 10वीं कक्षा का यह हिस्सा देखने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। लगातार सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन अविरत ढंग से शुरू है और इस उपक्रम को आपने सहेजा, अपने सिर आंखों पर लिया, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। दोस्तों, अब हम अंतिम मोड़ पर आने वाले हैं और इस मोड़ पर यह उपक्रम आपको कैसा प्रतीत हुआ, आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं, अगर वह अध्यापक महोदय हैं या कोई छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो वह अपना मंतव्य मेरे मोबाइल नंबर पर वीडियो शूटिंग करके भेज सकता है और यह जो मंतव्य है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर इसका प्रसारण होगा। इसका समय और दिनांक आपको यथा समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज 10वीं कक्षा के लिए क्षेत्र है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास। इसके लिए अपेक्षित कौशल दिए गए हैं। छात्र समझ पूर्वक श्रवण करेंगे, अपने शब्दों में व्यक्त होंगे, लेखन में कौशल रखेंगे और संकल्पना है उपयोजित लेखन अथवा रचना विभाग अथवा पत्र लेखन। कृति दी है, आओ पता करें। गुट चर्चा करनी है। अपने विचारों को लिखित रूप से अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाले साधन कौन कौन से हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि आप अपने विचारों को लिखित रूप से किसी अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाले हैं, तो यह काम करने के लिए साधन कौन कौन से हैं। अब इस साधन में देखिए, चिट्ठी या पत्र लेखन, किसी को हम अपने मन की बात बताने के लिए पत्र को लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और यह चिट्ठी अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और तब वह अपेक्षित व्यक्ति उस चिट्ठी को या उस पत्र को पढ़कर आपके मन के विभिन्न भावों को समझ लेता है। तो ऐसे साधन में देखिए, पत्र तो प्रमुख स्थान रखता ही है। अगर पुराने काल में हम देखें तो जब मोबाइल या टेलीफोन ऐसे माध्यम नहीं थे, साधन नहीं थे, तब यह व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए ये जो पत्र है, इस पत्र का सहारा लेता था, चिट्ठियों का सहारा लेता था और अपने विचार अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाया करता था। अध्यापक छात्रों से चर्चा कर लिखित साधन में पत्र लेखन तक पहुंचते हैं। तो ये इस पर चर्चा करनी है कि कौन कौन से साधन थे और इस पर चर्चा करते हुए लिखित साधन में पत्र लेखन तक हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद नए तकनीकी साधनों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे संगणक, भ्रमण ध्वनि,
अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग इन्होंने भी दैनिक जीवन में व्यक्तियों को जोड़ा है। और नए जमाने में आ जाते हैं, आधुनिक जमाना जिसे कहा जाता है, इसमें एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का, साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख है संगणक, भ्रमण ध्वनि यानी जिसे हम मोबाइल कहते हैं, अंतर्जाल यानी इंटरनेट, ईमेल, ईमेल के जरिए, जीमेल के जरिए हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग, आजकल पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए ऐसे अनेक क्लाउड मीटिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें छात्र और अध्यापक रूबरू पेश आते हैं और एक दूसरे से बतियाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और विद्यार्थी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने घर पर नहीं बल्कि कक्षा में ही बैठे हैं। ऐसे आभासी कक्षा वर्ग उत्पन्न हो गए हैं। परंपरागत संपर्क साधनों में अपने भाव और विचारों को अपेक्षित व्यक्ति पहुंचाने वाला साधन केवल पत्र ही है। यानी परंपरागत संपर्क साधनों को अगर हम देखें तो उसमें प्रमुख स्थान रहता है पत्र का, क्योंकि यह पत्र अपने मन के भाव और विचार दूसरों को या अपेक्षित व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए एक प्रमुख साधन हुआ करता था। इस प्रकार अपने भाव, विचार अपेक्षित व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र, सहेली तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का परंपरागत सशक्त माध्यम है पत्र लेखन। तो इस पत्र लेखन को हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। अब आप सोचेंगे, सर आजकल तो हम पत्र किसी को लिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ पर पत्र लिखा जाता है। जैसे कि औपचारिक पत्र में देखिए, औपचारिक पत्र में वहाँ पर आपको पत्र ही लिखना पड़ता है। हाँ, उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। जैसे सीधे साधे पत्र के अलावा वहाँ पर अब ईमेल, जीमेल आ गए हैं और इसके द्वारा हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र से यह पत्र लेखन या जिसे हम कहते हैं ई पत्र लेखन जुड़ा हुआ है और इसीलिए हमें इस नए ई पत्र का अध्ययन करना है। अब देखिए, इसमें अध्यापक पत्र लेखन के विभिन्न विषयों पर छात्रों से गुट द्वारा चर्चा करेंगे। पत्र लेखन जो है, इस पत्र लेखन के विभिन्न विषय होते हैं। इन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इन्होंने दिया है मांग पत्र, शिकायत पत्र, अनुमति पत्र, विनती पत्र, आवेदन पत्र, इन पर हमें चर्चा करनी है। ये तो गिने चुने कुछ नाम यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। आधुनिक तंत्रज्ञान में तकनीकी पत्र लेखन का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। अब देखिए, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है उसमें जो पत्र लिखा जाता है यह तकनीकी पत्र लेखन है और इसका जो ढांचा है, इसका जो स्वरूप है, वह हमारे परंपरागत पत्र लेखन से बिल्कुल अलग है। और हम ऐसा मानते हैं कि समय के साथ चलना पड़ता है। जो समय के साथ चलता है वह प्रगति करता है और जो समय के पीछे रहता है, समय उसे एक तरफ धकेल देता है और प्रगति के पथ से वह व्यक्ति हट जाता है। और इसीलिए हमें ऐसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पुराने काल में देखिए, हम कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते थे
हमने सपने में भी नहीं देखा था कि एक दिन हमें मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर बिछड़ा हुआ जमाना हम देखते हैं तो उसमें देखिए मोबाइल का प्रयोग करना पाठशाला में उस पर पाबंदी लगाई थी। पाठशाला में आते वक्त मोबाइल बंद करके रखा जाता था। किसी छात्र को, विद्यार्थियों को मोबाइल स्कूल में लाना या पाठशाला में लाना उस पर प्रतिबंध किया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं, आज के इस शिक्षा क्षेत्र में मोबाइल भ्रमण ध्वनि का काफी महत्व बढ़ गया है और जिसका विरोध हम करते थे उसी बात को आज हमने स्वीकार किया है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो परिवर्तन आ गया है, ये आधुनिक तकनीक का परिवर्तन आ गया है और इसे हमें स्वीकार करना है और हमने किया भी है। तो ऐसे आधुनिक तकनीक जो है इसका अध्ययन करने में प्रयोग करना यह एक समय की मांग है। अब देखिए, ईमेल का प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। ईमेल का जो प्रारूप होता है, इस प्रारूप को हमें स्वीकार करना है और उसके अनुसार हमें पत्र लेखन की पद्धति भी अपनानी चाहिए। तो पत्र लेखन की पद्धति में परिवर्तन आ गया है, इस परिवर्तन को हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर पत्र लेखन के प्रकार। यह जो पत्र होता है, यह पत्र ई पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अध्यापक दोनों पत्रों के बारे में छात्रों से चर्चा करते हैं और दोनों पत्र में होने वाले भेद साम्य के बारे में बताते हैं। अब इस पर जो चर्चा करनी है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसमें कई मुद्दे समान हैं तो कई मुद्दे भिन्न हैं। तो ये कौन कौन से हैं, समानताएं कौन सी हैं और भिन्नताएं कौन सी हैं, इसकी तरफ हम ध्यान देने वाले हैं। कृति पत्र के प्रारूप चर्चा। अब यहाँ पर पत्र के प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहला प्रकार है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, स्वरूप कैसा होता है, उसका ढांचा किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें भी देखिए, पहले तिथि यानी दिनांक लिखते समय जैसे कि मैंने कहा कि आज तारीख 4/8/2021 है, तो ये आदत पड़ गई है हमें कि ऐसी प्रकार लिखा जाए। लेकिन हिंदी में इस बात को स्वीकार किया गया नहीं है। अगर दिनांक या तिथि आपको लिखनी है तो वह इस प्रकार लिखी जाती है, पहले दिन, बाद में महीना और बाद में वर्ष। तो दिन है 4, महीना है 8वां, लेकिन यहां पर 8वां नहीं लिखना है, उस महीने का नाम लिखना है। 4 अगस्त 2021। इस प्रकार हिंदी में इस तिथि को स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखिए कि तिथि लिखते समय हमेशा दिनांक, महीने का नाम और वर्ष, इसी स्वरूप में हमें दिनांक लिखना है। अब यह दिनांक लिखने के बाद ईमेल लिखा जाएगा। ईमेल लिखने के बाद प्रति, बाद में विषय और इसके बाद संदर्भ अगर हो तो यहाँ पर संदर्भ देना है। बाद में देखिए महोदय, विषय विवेचन करना है, प्रारंभ, मध्य, उपसंहार, ऐसी 3 प्रमुख बातें यहाँ पर विषय विवेचन में पाई जाती हैं। आपको जो विषय दिया है, इस विषय का विस्तार यहाँ पर किया जाता है। इसे विषय विवेचन या विषय प्रतिपादन ऐसा कहते हैं। इसमें देखिए प्रारंभ, मध्य और उपसंहार, ऐसे 3 बातों में इसे विभाजित किया गया है। इसका हम उदाहरण देखने वाले हैं, तब आपकी समझ में आएगा कि ये विषय विवेचन क्या होता है और इसमें प्रारंभ, मध्य, उपसंहार किसे कहा जाता है और इसे कैसे लिखा जाता है। इसलिए ध्यान से यह वीडियो देखिए अंत तक। इसके बाद भवदीय अथवा भवदीया
भवदीय यानी लिखने वाला अगर कोई लड़का है तो, भवदिया इसका मतलब लिखने वाली अगर कोई लड़की है तो, या स्त्री है तो ऐसे शब्द यहाँ पर पाए जाते हैं। बाद में हस्ताक्षर हैं, और हस्ताक्षर के बाद जिसने पत्र लिखा है उसका नाम, पूरा पता, और सबसे ज़रूरी बात उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर अंत में लिखनी बहुत 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 ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, अनेक प्रकार की किताबों की सहायता ली जाती है और कई किताबों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं होता। पारंपरिक पत्र लेखन की तरह से वो क्या कर देते हैं, बताते हैं, लेकिन यह गलत बात है। तो इसमें ये जो परिवर्तन आ गया है, ईमेल आईडी दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी, जो पत्र लिख रहा है उसका ईमेल आईडी, दोनों का ईमेल आईडी जरूरी है। यह बात अपने ध्यान में रखिए। इसके बाद है अभिव्यक्ति लेखन। स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर को स्कूल के छात्रों का टीकाकरण करने हेतु विनती पत्र लिखिए। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया है। स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अहमदनगर को पत्र लिखना है, और जो स्कूल के, पाठशाला के, विद्यालय के जो छात्र हैं, इन छात्रों का टीकाकरण करना है, इसलिए उनको विनती पत्र लिखना है। तो उसका नमूना लिखते समय ये जो ऊपर बातें दी गई हैं वो जैसे दी है वैसे ही लिखिए। बाद में इसकी शुरुआत होगी पत्र की, और शुरुआत होने के बाद इस पर उपसंहार हम प्रकट करेंगे, और इस तरह से हमारा पत्र लेखन पूर्ण हो जाएगा। इसमें देखिए पत्र लेखन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अलग से अलग रूप में आपको देना चाहता हूँ, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। पत्र लेखन का अर्थ, पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति या दो व्यापारी जो एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हो, परस्पर एक दूसरे को विभिन्न कार्यों अथवा सूचनाओं के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापारिक जगत तक प्रयोग में लाया जाता है। पत्र लेखन का कार्य अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस साधन के द्वारा अनेकों लोगों से संपर्क स्थापित करने में भी सुविधा रहती है। पत्र लेखन की उपयोगिता अथवा महत्व। यह जो पत्र लेखन है, इस पत्र लेखन की उपयोगिता और उसका महत्व यहां पर संक्षेप में दिया है, जिसे हम देखेंगे। आजकल दूर दूर रहने वाले सगे संबंधियों व व्यापारियों को आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने एवं संबंध रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजी अथवा व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने तथा भेजने के लिए पत्र व्यवहार विषय कारगर हैं। प्रेम, क्रोध, जिज्ञासा, प्रार्थना, आदेश, निमंत्रण आदि अनेक भावों को व्यक्त करने के लिए पत्र लेखन का सहारा लिया जाता है। पत्रों के माध्यम से संदेश भेजने में पत्र में लिखित सूचना पूर्व रूप से गोपनीय रखी जाती है। पत्र को भेजने वाला तथा पत्र प्राप्त करने वाले के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को पत्र में लिखित संदेश पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। मित्र, शिक्षक, छात्र, व्यापारी, प्रबंधक, ग्राहक व अन्य समस्त सामान्य व्यक्तियों व विशेष व्यक्तियों से सूचना अथवा संदेश देने तथा लेने के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्र में ग्राहकों को माल के प्रति संतुष्टि देने हेतु, व्यापार की ख्याति बढ़ाने हेतु, व्यवसाय का विकास करने हेतु इत्यादि अनेक कार्यों में पत्र व्यवहार का विशेष महत्व है। अब पत्र लेखन के आवश्यक तत्व और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में जानकारी दी है, जिसे हम यहां पर देखेंगे।
पत्र लेखन से संबंधित अनेक महत्व हैं, परंतु इन महत्व का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब पत्र एक आदर्श पत्र की भांति लिखा गया हो। पत्र में सम्मिलित निम्नलिखित तत्वों के कारण ही पत्र को एक प्रभावशाली रूप दिया जा सकता है। अब देखिए, जो हमारा पत्र लेखन है, यह पत्र लेखन दूसरों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। और यह पत्र लेखन कैसा होना चाहिए, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी यहां पर दी है, जिसे हम देखेंगे। पहला है भाषा। भाषा, पत्र के अंतर्गत भाषा एक विशेष तत्व है। पत्र की भाषा शिष्ट व नर्म होनी चाहिए, क्योंकि नर्म एवं शिष्ट पत्र ही पाठक को प्रभावित कर सकते हैं। कृपया धन्यवाद जैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके पाठक के मन को सीधे पत्र लिखने की भावना का महसूस कराना चाहिए। तो देखिए, पत्र की जो भाषा है वह बिल्कुल अलग बात होती है, अलग विशेष तत्व होता है। पत्र लेखन की भाषा में हमारी जो भाषा है वह भाषा बड़ी ही शिष्ट और नर्म होनी चाहिए। तीखे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी का अपमान करने वाले शब्दों का प्रयोग हमारे पत्र में नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। दूसरा है संक्षिप्त। वर्तमान युग में प्रति एक व्यक्ति के लिए समय धन से कम मूल्यवान नहीं होता। इस कारण व्यर्थ के लंबे पत्र लेखक व पाठक दोनों का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारे पास एक तो वक्त की कमी होती है, और ऐसे ही वक्त की कमी होने के बावजूद भी अगर कोई पाठक या कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई दोस्त अगर बहुत लंबा पत्र लिखता है तो यह गलत बात है। हमने तो अपने समय को नष्ट किया है, वैसे यह पत्र पढ़कर पढ़ने वाले व्यक्ति का भी समय नष्ट होने वाला है। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि अपने समय को, अमूल्य समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। मुख्य बातों को बिना संकोच के लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से लंबे शब्दों को लिखने का परित्याग किया जाना चाहिए। यानी वाक्य लंबे नहीं होने चाहिए, सिर्फ वाक्य नहीं, उसमें बताई गई बातें वो भी अनावश्यक न हो, इसकी तरफ ध्यान देना है। और जो मुख्य बातें बतानी है, स्पष्ट करनी है, उसको निसंकोच, अपने मन में किसी भी प्रकार का संकोच न पकड़ते हुए इसे दूसरों के सामने प्रकट करना है। तीसरा है स्वच्छता। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट भी होनी चाहिए। साथ ही पत्र को साफ कागज पर अक्षरों का ध्यान रखते हुए साफ साफ लिखना चाहिए। यदि पत्र टाइप किया हुआ हो तो उसमें कोई गलती या काट पीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पाठक को अप्रिय लगती हैं तथा संशय भी उत्पन्न करती हैं। देखिए, हम जो पत्र लिखते हैं इसमें जो भी बातें हैं, अगर कोई गलती हुई तो गलती होने के बाद वहाँ पर हम उसे हटाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जो भी हमें बात बोलनी है, करनी है, लिखनी है, वह स्पष्ट रूप से हमारे पत्र में होनी चाहिए। उसमें संदिग्धता, इसको कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, चौथा है रुचिपूर्ण। पत्र में रोचकता के बिना पाठक को प्रभावित नहीं किया जा सकता, इसलिए पाठक के स्वभाव व सम्मान को ध्यान में रखकर पत्र को प्रारंभ करना चाहिए। पत्र में पाठक के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्दों आदरणीय, प्रिय, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और पांचवा है उद्देश्यपूर्ण। पत्र जिस उद्देश्य के लिए लिखा जा रहा हो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आवश्यक बातें पत्र के अंतर्गत लिखनी चाहिए। पाठक का उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्र का उद्देश्य पूर्ण होना परम आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पत्र का उद्देश्य है, यह उद्देश्य सफल होना चाहिए। अगर किसी के प्रति शिकायत कर रहे हो तो शिकायत जरूर कीजिए। आपकी शिकायत क्या है वह स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, उसमें संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, जैसे औपचारिक पत्र जिसे फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है,
और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसे इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है। आइए पत्र लेखन के इन दोनों गुणों की विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। और तब ये जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र हैं, इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर कुछ बातें दी हैं, इसको हम देखेंगे। एक पहला है औपचारिक पत्र। सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से संबंध रखने वाले पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए औपचारिक पत्र जो हैं, इसमें देखिए सरकारी तथा व्यावसायिक कार्य से संबंध रखने वाले पत्र, इन पत्रों का समावेश औपचारिक पत्रों में किया जाता है। तो यह औपचारिक पत्र, उसमें कौन कौन से प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं नीचे दिए हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, इसके अलावा व्यावसायिक पत्र, किसी अधिकारी को पत्र, नौकरी के लिए आवेदन हेतु, और कभी कभी संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के पत्र हमारे इस औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब ये जो औपचारिक पत्र है, इसका प्रारूप क्या है देखिए। इसमें सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखने की शुरुआत बाईं ओर से की जाती है। सर्वप्रथम सेवा में शब्द लिखकर पत्र पाने वाले का नाम लिखकर पाने वाले के लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रीमान, मान्यवर, आदरणीय इत्यादि। इसके बाद देखिए, इसके बाद पत्र पर पत्र पाने वाले का पता अथवा कंपनी का नाम लिखा जाता है। यानी पत्र पूर्ण होने के बाद यह पत्र हमें किसे भेजना है, उनका पूरा नाम या उनका पता देना पड़ता है। या फिर कंपनी कभी कभी क्या करती है, नेट के जरिए, अंतर्जाल के जरिए आपको ढूंढ लेती हैं। वैसे ही विषय लिखने आगे हैं। तत्पश्चात पत्र जिस उद्देश्य के लिए लिखा जा रहा हो उसका विषय लिखा जाना आवश्यक है। जो पत्र का विषय है, संक्षेप में एक ही वाक्य में यह पत्र का विषय होना चाहिए। चौथा है, विषय लिखने के बाद एक बार फिर पत्र पाने वाले के लिए संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी विषय लिखने के बाद फिर से एक बार जो पत्र पाने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति आदर की भावना, प्रेम की भावना प्रकट करते हुए संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, संबोधन लिखने के बाद पत्र के मुख्य विषय का विस्तृत में वर्णन किया जाता है। और यह जो संबोधन है वह लिखने के बाद जब हम पत्र या फिर उस मंदिर के अंदर आ जाते हैं, तब यह पत्र का मुख्य विषय यहाँ से शुरू हो जाता है संबोधन लिखने के बाद। छठा है, मुख्य विषय का अंत करते समय उत्तर की प्रतीक्षा में सधन्यवाद, शेष कुशल आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य विषय जो होता है वह पूर्ण होने के बाद अंत में लिखा जाता है, उत्तर की प्रतीक्षा में सधन्यवाद, शेष कुशल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पत्र के अंतिम भाग में भवदीय, आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी इत्यादि शब्द लिखे जाने चाहिए। यानी पत्र का जो अंतिम भाग होता है उसमें भवदीय, आपका आभारी या आपका आज्ञाकारी ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। पत्र भेजने वाले का नाम अथवा कंपनी का नाम, पता, दिनांक लिखते हैं। अंत में पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह से अंत में जो पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर अंत में किए जाते हैं। आगे देखिए, कृति। पत्र के प्रारूप पर चर्चा। पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए उसका चार्ट यहाँ पर दिया है। औपचारिक पत्र, सबसे पहले तिथि, बाद में ईमेल, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, प्रारंभ, मध्य, उपसंहार, भवदीय अथवा भवदीया, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। इस तरह से ये सारी बातें हमें लिखनी है और तब यह औपचारिक पत्र हमारा हो जाता है। अब दूसरा प्रकार है देखिए अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र में इन पत्रों के अंतर्गत उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने प्रियजनों को, मित्रों को तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में पुत्र द्वारा पिताजी को अथवा माताजी को लिखा गया पत्र, भाई बंधुओं को लिखा जाने वाला किसी भी मित्र की सहायता हेतु पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, सुखद पत्र, ऐसे अनेक प्रकार के पत्र इसके अंदर आ जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है देखिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप हमने देखा, वैसे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। पहला है, सबसे पहले बाई ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। यानी देखिए, ये जो पत्र है, इस पत्र के बाई ओर जो भेजने वाला व्यक्ति है उसका नाम और पता अगर लिखा गया तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रेषक के पते के नीचे तिथि लिखी जाती है। जो प्रेषक का पता है उसके नीचे जो तिथि लिखी जाती है वह लिखनी जरूरी है। तीसरा है, भेजने वाले का केवल नाम नहीं लिखा जाता है। यदि अपने से बड़ों को पत्र लिखा जा रहा है तो पूजनीय, आदरणीय जैसे शब्दों के साथ उनसे संबंध लिखते हैं, जैसे पूजनीय पिताजी। यदि अपने से किसी छोटे या बराबर व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उनमें नाम के साथ प्रिय मित्र, बंधुवर इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है, इसके बाद पत्र का मुख्य भाग 2 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। पहला है, उसमें देखिए 5वां, पत्र के मुख्य भाग की समाप्ति धन्यवाद सहित लिखकर किया जाता है। अंत में प्रार्थी या तुम्हारा स्नेही आदि शब्दावली का प्रयोग करके लेखक के हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस तरह से जो अंत में जो बातें महत्वपूर्ण हैं उस पर चर्चा की गई हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए कैसा है। सबसे पहले पता, बाद में दिनांक, बाद में प्रिय मित्र या भाई बहन, बेटा पुत्री या कुछ भी, बहुत प्यार, और पत्र का आरंभ यानी पत्र यहाँ पर शुरू करना है। इसके बाद देखिए, खाना होने के बाद तुम्हारा मित्र, भाई बहन, पिता या माता कुछ भी जो पत्र लिख रहा हो, यानी खाना खाने के बाद नहीं, यह पत्र लिखने के बाद। पत्र लिखने के बाद तुम्हारा मित्र, भाई बहन, पिता या माता जो भी है जो पत्र लिख रहा हो वह लिखा जाता है। जो पत्र लिख रहा हो उसका नाम, और जो पत्र लिख रहा है उसका नाम अंत में लिखा जाता है, उसका ईमेल आईडी भी लिखा जाता है, पूरा पता भी लिखना जरूरी है। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इनमें क्या अंतर है देखिए। इनका अंतर हम देखते हैं संक्षेप में। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में देखिए पहला मुद्दा, औपचारिक पत्रों को सरकारी सूचनाओं तथा संदेशों को प्रेषण में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में अनौपचारिक पत्रों को पारिवारिक, निजी, सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखा जाता है। ये फर्क है। दूसरा है, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भाषा है वह अनौपचारिक पत्र में बड़ी ही शिष्ट भाषा होनी चाहिए। लेकिन अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत प्रेम, स्नेह, दया, सहानुभूति आदि भावनाओं से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा मुद्दा देखिए, इन पत्रों का व्यापारिक जगत में विशेष महत्व होता है। जो औपचारिक पत्र है इसका व्यापारिक जगत में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक पत्रों का व्यापारिक जगत में कोई उपयोग नहीं होता है। और ये जो दूसरा पत्र है, इस पत्र का व्यापारिक जगत में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं होता है। चौथा मुद्दा देखिए, औपचारिक पत्रों को लिखने का एक औपचारिक उद्देश्य होना आवश्यक होता है। यानी कोई भी औपचारिक पत्र लिखना है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों को लिखने का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसे लिखने के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता, बस वो ऐसे ही अपने परिवारजनों के साथ लिखा जाता है। पांचवा है, औपचारिक पत्रों में मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है।
यानी औपचारिक पत्र जो है उसमें जो विषय होता है उसे मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक पत्रों के मुख्य विषय को अधिकतम 2 अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है। यानी यहाँ पर सिर्फ लोगों जो विषय है इस विषय को देखकर कितना महत्वपूर्ण है यह देखकर उसको भी विभाजन किया जाता है 2 भागों में। औपचारिक पत्रों को स्पष्टता से लिखा जाता है जिससे किसी सूचना या कार्य में बाधा अथवा संशय उत्पन्न ना हो सके। औपचारिक, और यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक पत्र भावात्मक रूप से लिखे जाते हैं। यानी ये जो औपचारिक पत्र हैं उसमें देखिए जो अनुच्छेद होते हैं उसमें मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में ये लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अनौपचारिक में सिर्फ 2 अनुच्छेद। अगला मुद्दा है देखिए, औपचारिक पत्रों को स्पष्टता से लिखा जाता है जिससे किसी सूचना या कार्य में बाधा अथवा संशय उत्पन्न ना हो सके। औपचारिक पत्र में जो भी हम सूचना दे रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, वो साफ सुथरे शब्दों में होना जरूरी है। और यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों भावात्मक रूप से लिखे जाते हैं। और ये जो अनौपचारिक पत्र हैं उसमें प्रमुख भावना रहती है और ऐसी भावना को सामने रखकर ही यह पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों को लिखने के उद्देश्य, तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों के लिखने के कुछ उद्देश्य दिए हैं, इसे पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिए और यहीं पर हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों ये जो अगली बातें हैं वो अगली बातें पढ़िए और उसे अपनी कॉपी में या फिर अपनी समझ में ध्यान में रखिए। तो धन्यवाद, हम यहाँ पर रुकते हैं, अगला वीडियो ज़रूर देखिए।